डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एडीसी और बीकॉम पार्ट 2 वालों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था 2025 रेगुलर एंड प्राइवेट। अब पहले आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूँ और फिर मैं अपने इसके बारे में राय देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से। बज़ाहिर तो सवाल बड़ा सिंपल सा लग रहा था, लेकिन इतना सिंपल था नहीं। रीज़न के इसमें आपको लेबर और ओवरहेड की जो अमाउंट्स है वो नहीं गिवन थी। बहरहाल इसमें पहली रिक्वायरमेंट में आपसे क्या गया कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का शेड्यूल बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मैंने पूरी कैलकुलेशन यहाँ शो की। अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना कि ये जो डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन है ये कैसे आई और ये फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन कैसे आई, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सवाल की सेकंड रिक्वायरमेंट थी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे आती है? डायरेक्ट मटेरियल में अगर डायरेक्ट लेबर को हम ऐड कर दें तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज यहाँ पर आ गया, डायरेक्ट लेबर भी यहाँ आ गई, तो प्राइम कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई थी, लेकिन बहरहाल अलग से शो कर दिया। अच्छा, अब आते हैं सवाल की थर्ड रिक्वायरमेंट पर। उन्होंने आपसे पूछा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप लेबर में ओवरहेड को ऐड करते हैं तो उसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ी। रिवर्स से मुराद है कि बिल्कुल लास्ट से हमने स्टार्ट किया फिनिश गुड्स एंडिंग। फिनिश गुड्स एंडिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने ऐड किया तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। फिर इसमें से लेस किया फिनिश गुड्स बिगनिंग तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को हमने ऐड किया तो टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गई। और फिर इसमें से हमने लेस किया वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, जो कि बनती कितनी 3,44,000। इस 3,44,000 में से मैंने लेस कर दिया है डायरेक्ट मटेरियल यूज को। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, यानी इसमें मटेरियल का अमाउंट भी है, लेबर का अमाउंट भी है और ओवरहेड का अमाउंट भी है। इसमें से मटेरियल का अमाउंट हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 1,04,000। अगर ये मैं इसमें से लेस कर देता हूँ तो बाकी जो अमाउंट बचता है 2,40,000 वो क्या कहलाएगा? आपका कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब कि इस 240,000 में लेबर का अमाउंट भी है और इसमें ओवरहेड का अमाउंट भी है। अब इस 240,000 में जो लेबर का अमाउंट है, लेबर है 100% और ओवरहेड है 50%। ठीक है, तो इसका जो लेबर आपने कैलकुलेट किया वो कैसे कैलकुलेट किया? 240 को मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 150 से। 150 कहाँ से आया कि इसके अंदर लेबर भी है 100% और इसमें ओवरहेड भी 50%, तो दोनों मिलाकर ये 150% था, इसीलिए आपने इसे 150 से डिवाइड किया। तो 240 को जब आपने कैलकुलेट किया तो इसमें लेबर का अमाउंट बनता है कितना? 1,60,000। और ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ था, ऊपर जुमला पढ़िए, ओवरहेड के बारे में लिखा है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो भी डायरेक्ट लेबर का अमाउंट होगा उसका 50% लीजिए। तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट 160 था, इसका 50% लूँ तो ओवरहेड बनता है। अब एक दफ़ा कंपेयर करते हैं कि 160 लेबर है और 80,000 फैक्ट्री, दोनों को मिलाएं तो कितना बनता है? 240 बनता है और यही है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा टेक्निकल था, ये मैंने अपनी राय पहले ही दे दी कि इस सवाल में थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर पता है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बज़ाहिर तो सवाल बहुत छोटा सा लग रहा था, लेकिन इतना छोटा सवाल ये था नहीं। इसके लिए लाजिम था कि आप पहले बनाते टी अकाउंट्स। ये बिना टी अकाउंट बनाए ये सवाल पॉसिबल नहीं था। या तो कोई कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन या टी अकाउंट, किसी भी तरीके से ये मुमकिन था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले कैलकुलेशन की है, ये रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनाया। ठीक है, ये टी अकाउंट में जो जो वैल्यूज़ रेड है ना, ये गिवन नहीं थी, ये बाद में आई हैं। ये कैसे आई कि सबसे पहले जो इसमें बनेगा वो फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनेगा। सबसे पहले इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट गिवन है। इसमें जो मिसिंग वैल्यू रह गई वो 157,000 आ गई। तो ये 157,000 जो है वो किस में चला जाएगा? वर्क इन प्रोसेस। फिर यही अमाउंट यहाँ से उठकर हम लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, 157,000 फिनिश गुड्स से ही कहाँ पर जाएगा? वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस की एंट्री सेम होती है। तो यही अमाउंट यहाँ से आया, फिनिश गुड्स का अमाउंट 157,000। अब यहाँ का टोटल किया तो 171,000 बनता है। बाकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन थी आपके सवाल में। कौन सी वैल्यू मिसिंग है इसमें? रॉ मटेरियल की वैल्यू मिसिंग थी, यानी कितना मटेरियल हमने यूज़ किया वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो वो हमने मालूम किया, मिसिंग वैल्यू माइनस करके मालूम किया 84,000। इसी तरीके से ये रॉ मटेरियल हमने 84,000 यहाँ पर अगर डेबिट है तो यहाँ रॉ मटेरियल में क्रेडिट साइड पर लेकर आ गए 84,000। तब यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ की जो मिसिंग वैल्यू थी वो मालूम हो गई, यानी कितना मटेरियल हमने परचेज किया 91,000। अब इसी की बेस पर हमने अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड किए। ये एंट्री नंबर 1 है, यानी कितना मटेरियल हमने परचेज किया, 91,000 का हमने मटेरियल परचेज किया। मटेरियल परचेज करने की एंट्री यहाँ पर बनी हुई। फिर कितना मटेरियल हमने यूज़ किया, ये हमने इस टी अकाउंट में मालूम किया, कितना मटेरियल यूज़ किया 84,000, एंट्री नंबर 2, और ये यहाँ पर हमने एंट्री नंबर 2 बना दी। फिर लेबर का अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन था 50,000, लेबर की एंट्री यहाँ पर आ गई। ओवरहेड का रेट आपके क्वेश्चन में गिवन, बल्कि ओवरहेड का भी अमाउंट गिवन था। लेबर का अमाउंट ये गिवन और ओवरहेड का अमाउंट ये गिवन। ठीक है, तो लेबर और ओवरहेड की तो एंट्री सिंपल आ गई। उसके बाद फिनिश गुड्स का अमाउंट गिवन नहीं था। फिनिश गुड्स का अमाउंट जो है वो हमने इस टी अकाउंट से मालूम किया, कितना 157,000। तो फिनिश गुड्स की हमने एंट्री बना दी। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन था 1,40,000, ये हमने उसकी एंट्री बना दी। दैट्स इट। तो बस इसमें आपको ये एंट्रीज बनाई थी, लेकिन ये इस टी अकाउंट के बिना पॉसिबल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल लिया गया। आसान सा सवाल था, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। 3A की बात कर रहा हूँ, इसमें लीफो मेथड आपको फॉलो करना था। तो लीफो मेथड से ही हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाया और इस इन्वेंट्री कार्ड से हमने कितना मटेरियल परचेज किया, कितना यूज़ किया, कितना एंड में बचा, ये सब हमने कैलकुलेशन यहाँ शो करके दिखा दी। मटेरियल का जो बी पार्ट है, इसमें उन्होंने आपसे डिफेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। इसमें स्टूडेंट को परेशान करने के लिए एक सेंटेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये वाला सेंटेंस।
फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है वो है 160%, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप जो भी डिफेक्टिव की कॉस्ट अगर वो आप स्पेसिफिक गुड्स में चार्ज करते हैं तो 150% लेंगे, और अगर स्पेसिफिक में चार्ज नहीं करते तो फिर 160% लेंगे। अब यहाँ पर सवाल में रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिफेक्टिव वर्क इज नॉट चार्ज टू स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी स्पेसिफिक ऑर्डर में चार्ज नहीं करना। अगर चार्ज नहीं करना तो 160%, अगर चार्ज करना था तो 150%। तो वो कह रहे हैं चार्ज नहीं करना यानी 160%, यानी 150% आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो ये इसकी कैलकुलेशन पूरी शो कर दी है मैंने, इसको चेक कर लिया। एंट्रीज तो अगर इसकी बहुत ही आसान है, आप सब बना सकते हैं, बस इसकी कैलकुलेशन वो समझ ली थोड़ी सी, ठीक है। तो ये इसका सवाल है, इसका सोल्यूशन है, ये आसान सा सवाल था। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेबर कॉस्टिंग का सवाल। ये मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया 2016 प्राइवेट से, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये आप 10 बार कर चुके होंगे। 2016 प्राइवेट का सवाल है, वैल्यूज़ तक वही सारी पुट की हैं, सिर्फ उन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया आपकी आसानी के लिए, भाई नाम कम से कम चेंज हो जाए, बाकी सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज़ डाटा मौजूद है। मैंने सिर्फ कॉपी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल 2016 प्राइवेट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस कॉस्टिंग में उन्होंने आपको किया परेशान। क्यों परेशान? अब देखिए ज़रा बात को समझिएगा। आपके पास यूनिट्स रिसीव हुए 20,000, पहले से आपके पास कोई यूनिट नहीं थे, 20,000 यूनिट आए डिपार्टमेंट 2 से। अब 20,000 में से क्या 32,000 यूनिट आप तैयार कर सकते हैं? बोलेंगे सर सवाल गलत है। सवाल गलत था, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस था, ये सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि समझने में थोड़ी सी परेशानी थी। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आपने अपने थर्ड डिपार्टमेंट में कुछ मटेरियल इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आपके यूनिट्स थे वो डबल हो गए। ये जो डिपार्टमेंट 2 से जो यूनिट्स आए थे वो यूनिट्स डबल हो गए। कितने हो गए ये? अब ये होगा 40,000 यूनिट्स हो गए, यानी कि ये 20,000 नहीं रहे, बल्कि कितने हो जाएंगे, अब ये 40,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो आपको इस सवाल को जो सॉल्व करना था ना, बस ये समझ के सॉल्व करना था कि ये 20,000 नहीं है, ये है 40,000। यानी डिपार्टमेंट 2 से जो माल आया वो 40,000 यूनिट्स आए आपके पास। बस इसी एंगल से आपको इस सवाल को सॉल्व करना था, और बस। अच्छा, यहाँ पर एवरेज मेथड है और फीफो मेथड है। पहले तो बात तो ये क्लियर कर दूं कि हमारे सिलेबस में एवरेज कॉस्टिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज कॉस्टिंग और फीफो कॉस्टिंग में फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग नहीं है। तो अगर वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग होती तो फिर इससे इफेक्ट पड़ता, ठीक है। लेकिन फिलहाल वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग नहीं है, तो आप चाहे एवरेज फॉलो करें, आप चाहे फीफो फॉलो करें, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये सवाल दोनों ही मेथड से सेम रहता, आंसर सेम आता। तो यहाँ पर जो यूनिट्स कंप्लीट हुए 32,000 और एंड में कितने बचे? 8,000। ये एंड में 8,000 कैसे बचे वो भी समझा दूँ कि आपके पास आए कितने थे? 40,000। 40,000 में से 32,000 कंप्लीट हो गए, तो बचे कितने? 8,000 बच गए, ठीक है। तो वो 8,000 यहाँ पे लिख दी। उसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कैलकुलेट किया आपने, और फिर आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट यहाँ पर बना के दिखा दी। प्रोडक्शन रिपोर्ट बनी हुई है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा काम बहुत आसान सा, ये सब अगर आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल ये था आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का आंसर, आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज तब्दील की गई है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का सवाल था। ये दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आई है, ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो हुई है, और ये इसकी शीट बन गई, ठीक है। बहुत बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसको भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट जो इन्होंने घुमाया है ना 7 के ये पार्ट में, ओहो बस इसकी खुशी के इंतहा नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट उन्होंने लिया है आपसे ओवरहेड कॉस्टिंग से। अच्छा, स्पेंडिंग वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, इसको ज़रा फॉर्मूले की शक्ल में अगर मैं लिखूं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करवाई। कैलकुलेशन कैसे करवाई कि एक्चुअल कॉस्ट में से आप माइनस करते हैं बजटेड अलाउंस को। यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, लेकिन जब कैलकुलेशन करवाई थी तो यही पैटर्न लिखवाया था। अब थोड़ा सा इसको मैंने लंबा कर दिया। स्पेंडिंग वेरिएंस अगर अनफेवरेबल है तो वो प्लस में होगा, और अगर फेवरेबल है तो वो माइनस में होगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करवाया कि अनफेवरेबल वेरिएंस जो प्लस में आता है, यहाँ पर भी इन्होंने ये लिखा अनफेवरेबल प्लस में है और फेवरेबल जो है वो माइनस में, ठीक है। इन्होंने इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। तो अनफेवरेबल वेरिएंस प्लस में और फेवरेबल वेरिएंस माइनस में इज इक्वल टू एक्चुअल फैक्टर हेड माइनस बजटेड अलाउंस। इससे मुझे क्या मालूम हो जाएगा? स्पेंडिंग वेरिएंस। और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कैसे मालूम होता है कि बजटेड अलाउंस में से माइनस कर देते हैं आप अप्लाइड फैक्टरी हेड को, तो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस मालूम हो जाता है, ठीक है। अनफेवरेबल प्लस में होगा और फेवरेबल माइनस में। बस इस दो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना था। जैसे मिसाल के तौर पर पहला एंगल समझाता हूं, इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस में से। अब स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फैक्टर हेड माइनस बजटेड अलाउंस। तो एक्चुअल भी गिवन है, बजटेड भी गिवन है, दोनों को माइनस कीजिए। अगर आंसर प्लस में आ जाए तो अनफेवरेबल, और अगर आंसर माइनस में आ जाए तो फेवरेबल। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन शो हो गई, माइनस में आंसर आया तो अनफेवरेबल, और इसी तरीके से आइडल कैपेसिटी। अच्छा, मैं आपको दूसरा एंगल समझाता हूँ, ये पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में 2 वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ पर एक्चुअल फैक्टर हेड मिसिंग है और यहाँ पर बजटेड अलाउंस मिसिंग है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की है पहले किसकी? एक्चुअल फैक्टर हेड की। अब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का जो फॉर्मूला है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आ रहा है सिर्फ, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का वर्ड यहाँ पर आ रहा है। अब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मुझे बजटेड अलाउंस चाहिए,
फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंस कौन से, स्पेंडिंग वेरिएंस कोई सा भी चाहिए, ठीक है, बजटेड अलाउंस चाहिए और स्पेंडिंग वेरिएंस चाहिए। तो केस नंबर 2 में स्पेंडिंग वेरिएंस गिवन है, केस नंबर 2 में स्पेंडिंग वेरिएंस कितना गिवन है 1000। कौन सा है ये, अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल की जगह पर यहाँ पर प्लस में आ गया 1000। मुझे क्या मालूम करना है, एक्चुअल कॉस्ट। तो बजटेड अलाउंस को उठाकर यहाँ लेकर आ जाइए, बजटेड अलाउंस यहाँ माइनस में है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर बजटेड अलाउंस मालूम करना तो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सर यहाँ पर बजटेड अलाउंस ही गिवन नहीं है, तो छोड़ दिया मैंने इस केस को, ये इसका बी पार्ट मैंने छोड़ दिया। मैं आ गया पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले मैंने क्या मालूम किया, बजटेड अलाउंस मालूम किया। बजटेड अलाउंस कैसे मालूम किया कि मेरे सवाल में यहाँ पर भी बजटेड अलाउंस है फॉर्मूले में, और यहाँ पर भी बजटेड अलाउंस है। जो भी फॉर्मूला यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करते हुए बजटेड अलाउंस मालूम कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है और मेरे पास आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी गिवन है। चेक करते हैं, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी गिवन है और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं क्या मालूम कर सकता हूँ, बजटेड अलाउंस मालूम कर सकता हूँ। तो बजटेड अलाउंस मैंने कैसे मालूम किया, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ माइनस में, इसको उठाकर यहाँ लेकर आ गया तो प्लस में हो गया। ये 7000 ऑलरेडी प्लस में है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ लेके जाएगा तो प्लस में हो गया। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितने बन गए, 22000। तो अप्लाइड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया, 22000, वो यहाँ पुट किया तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। बस इन दो फॉर्मूलाज को यूज़ कीजिए और बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट होती चली जाएंगी। यही काम मैंने यहाँ किया। इसको चेक कीजिएगा अपने सॉल्यूशन को। बहरहाल ये मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी ने ये सवाल अटैम्प्ट नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये टेबल मैंने यहाँ कर बनाकर दिखा दिया आपको, ठीक है। जो रेड वैल्यूज़ है वो हमने कैलकुलेट किए। अब अगर किसी ने ये सवाल नहीं किया तो फिर क्या किया, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था कि या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, और ये तो बहुत ही आसान था। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टूडेंट का ये सवाल गलत होना चाहिए। तो ये था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और फिर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। और उसके लिए उन्होंने आपसे एंट्रीज मांगी थी। सवाल में सिर्फ एंट्रीज रिक्वायर्ड है, क्लोजिंग नहीं मांगी गई, इसीलिए क्लोजिंग नहीं बनाई। अगर आपने बना दी तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सवाल के 8 पार्ट पर। ये भी आपका 2015 मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अभी चेक किया था। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, एग्जैक्टली सारी वैल्यूज़ कॉपी पेस्ट की है जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर के सवाल। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्लियर करता चलूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी और बाकी टीचर्स भी ऐसा करते हैं कि सर यहाँ पर वाउचर पेबल लिखा है, हमने वाउचर पेबल नहीं पढ़ा, हम वाउचर पेबल के बगैर एंट्री बनाते हैं, या आपने वाउचर पेबल हमें नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो भाई अगर आप वाउचर पेबल के थ्रू एंट्री बनाते हैं तो भी करेक्ट है, और अगर आप वाउचर पेबल की जगह पर अकाउंट पेबल की एंट्री बनाते हैं तो भी करेक्ट है। दोनों सूरतों में आपका आंसर करेक्ट होता है। ये दो सिस्टम्स है, बस जो भी तरीका फॉलो कर लीजिए, मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटरनेशनल बुक्स है उसमें वाउचर सिस्टम का वर्ड नहीं है, उसमें अकाउंट पेबल का वर्ड है, ठीक है। तो बहरहाल ये था सवाल का सोल्यूशन। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट था, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी आपको, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप कर सकते थे, 2 क्वेश्चन आपके इजीली हो गए। इसके अलावा डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन ये आपके ये हो गए। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको परेशानी होती, मुश्किल होती है आपको समझने में, सेंटेंस समझने में परेशानी होती, जो कि मेरे ख्याल से परेशानी कौन बात थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लेबर कॉस्टिंग का सवाल हो सकता था, बहुत आसान, इसमें कोई परेशानी नहीं होती आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मटेरियल लॉसेस का सवाल हो सकता है, यानी कि आप 5 क्वेश्चन बहुत ईजिली इसमें से कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा। बहुत अच्छा अगर ना भी से तो कम से कम 4 साढ़े 4 सवाल, 5 सवाल तो बल्कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है यार इसमें से, ठीक है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ये सारा जो भी इसके अंदर डाटा मौजूद है इसको चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया कीजिए, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ बाद में, अगर कोई मुझे इन्फॉर्म कर देता है तो। और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अच्छा, ये बात भी जहन में रखिए कि मुझे मार्क्स के बारे में नहीं पता, मार्किंग इसकी मुझसे मत पूछा कीजिए कि ये गलती हो गई तो कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है जी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बाकी पेपर्स के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।